नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके लीडिंग जितने भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और लीडिंग जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं वहां से लिए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपका स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जामिनेशन हो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप इस सीरीज को सतत रूप से देखें, रेगुलर देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम का जो पेज है ना, तो इस पीडीएफ की पिक पाने के लिए उसको आपको ज्वाइन करना आवश्यक है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया है आज। तो सबसे पहले जगन्नाथ टेम्पल एक्ट में अमेंडमेंट है। तो वहां जो आपका लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता था उसको सुलझाने के लिए जो है वो इस तरीके का अमेंडमेंट किया गया है कि पहले वहां पर इस तरीके का, मान लीजिए कोई जमीन बेचनी है ना, उसको लीज पे देनी है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ती थी, उससे जो है वहां पर प्राधिकार जो है उससे जो अनुमति लेनी पड़ती थी। तो अब वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, ठीक है ना। वो देखेंगे जीएस पेपर 1 का पार्ट है, यहाँ आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है हमारे लिए, ठीक है ना। अब ये नहीं पूछेगा कि इस एक्ट में अमेंडमेंट से क्या किया गया, स्टेट पीसीएस से पूछ सकता है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, फर्स्ट पेपर में रख सकते हैं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ जो एमएसएमई सेक्टर जो है आपका माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो आपकी इंटरप्राइजेस स्कीम है, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या किया गया है, ठीक है ना। वन जो आपका देख रहे हैं ना कि किसी जगह से एक जिला एक उत्पाद की बात हो रही है, तो किसी जगह विशेष से जहां पर वहां कोई आपकी स्पेसिफिक चीज होती है तो उसको फॉर्मलाइज करना, उसको पूरा जो आपका सप्लाई चेन सिस्टम है उसमें लाना, उस चीज की जो आपकी वैल्यू है ना, तो उचित मूल्य लोगों को प्रदान करना, है ना। तो इस तरीके से जो है ये आयाम इसके अंतर्गत सम्मिलित है, देखेंगे हम लोग इसको। ये पेपर 3 में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद यहां पर सार की बात की गई है, लॉन्च किया गया है स्मार्ट सिटी एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। तो जो भी काम हुआ उसके बारे में डेटा वगैरह जो है बनाना और 75 जो हिस्टोरिकल हमारी साइट्स है उनको जो है प्रदर्शित करना, उनके बारे में डेटा की किस तरीके से जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया गया और वहां पर जो है अब जो यहां पर आप डेवलपमेंट देख रहे हैं वो उन कामों का परिणाम है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना, है ना, एनालिसिस करना, तो उसके लिए इसका शुभारंभ किया गया है। ये सब पार्ट है हमारा आजादी का जो है अमृत महोत्सव के रूप में, जो 75वीं वर्षगांठ के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। उसके बाद शेड्यूल बैंक की बात है तो एयरटेल पेमेंट बैंक को जो है सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत आरबीआई एक्ट के अंदर जिसको भी शामिल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि शेड्यूल्ड बैंक है ना। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक को इसमें शामिल किया गया, ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद एक्वामेशन की बात है, ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न है कि पर्यावरण के संदर्भ में जो आपकी जो क्या है, जो पर्यावरण पर ऋणात्मक प्रभाव नहीं डाल रही, पर्यावरण अनुकूल तरीकों से किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार, है ना। तो डेस्मंड टूटू जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो नोबेल प्राइज जो जिनको मिला था नोबेल पीस प्राइज, उन्हीं के संदर्भ में है ना। तो इसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको आप किस में रख सकते हैं, ये आप पेपर 3 में रख सकते हैं। ये आपका पेपर 3 इकोनॉमी है और ये जो आप 3 में देख रहे हैं आप स्मार्ट सिटी, वो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, तो जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो हमारा आर्टिकल है कि इसमें संशोधन किया गया है, तो ये जो एक्ट था ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है। इसमें स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है इन अमेंडमेंट को, है ना, जो श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट है 1954 का, ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके उन इश्यूज को जो लैंड से रिलेटेड जो है आपके इश्यूज हैं, है ना, ठीक है। तो इसमें जो है उनसे संबंधित मुद्दों को सरल बनाया गया है, जहां पर मंदिर के स्वामित्व वाली लैंड वगैरह है। अब ये जो आपका अमेंडमेंट है उसमें क्या किया गया है, अब देखिए समझिए, यही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कहानी है इस पूरे आर्टिकल में। टेंपल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपने देखा होगा, है ना, प्रबंधन के लिए प्रशासन बनाते हैं वह लोग, और कंसर्न जो ऑफिशियल है
ठीक, उनको अब पावर दे दी गई है कि भैया आप सेल भी कर सकते हो, लीज में भी दे सकते हो टेंपल की लैंड, कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि पहले लेना पड़ता था। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि पहले जो है अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई प्रावधान आता था तो बहुत टाइम लग जाता था उनको, ठीक है ना, अप्रोच करने में स्टेट गवर्नमेंट को और वहां से उनसे अनुमति लेने पे, है ना। तो यही सब डेलीगेट कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है यहां पर, किसका, पावर का, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर मंदिर प्रशासन को, मंदिर की कमेटी को वहां पर उसको पावरफुल बनाया गया है। तो मतलब डेलीगेट किया गया है प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में। आप लोग जानते होंगे, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, पॉलिटी में डेलीगेटेड या कलर उसको लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, क्या होता है ये, और ये संसदीय प्रक्रियाओं में किस तरीके का जो है वो प्रभाव डालता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर किया करिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर, वही मोटिवेट करता है हम लोगों को। बताइए, 1 मिनट लगता है कमेंट करने में, 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है पढ़ के आंसर लिखने में, आप लोग क्यों मतलब वहां पर रिप्लाई नहीं कर रहे। कुछ लोग तो रेगुलर कर भी रहे थे, अभी मैंने देखा कि थोड़ा बंद है, लेकिन कुछ लोग रेगुलर रिप्लाई करते हैं, लगे रहिए जबरदस्त तरीके से आप लोग। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये आपका एक्ट था क्या, तो सीधी बात है 1806 में कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किया था रेगुलेशन। किस चीज के लिए रेगुलेशन, मैनेजमेंट के लिए। किसका मैनेजमेंट, जगन्नाथ टेंपल का। वो लोग जो है इसको जो है जगरनॉट टेंपल बोलते थे, है ना, जो कॉलोनियल रूलर्स थे, है ना, जो आपके क्या थे, औपनिवेशिक जो आपके शासक थे। तो इन रेगुलेशंस के अंतर्गत जो है वो एक्सपेक्ट करते थे जो भी तीर्थयात्री आ रहा है यहाँ पर, तीर्थयात्री पिलग्रिम्स जो आ रहे हैं, वो यहाँ पर टैक्स वैक्स भी देखियो, कि उनको तो रेवेन्यू से मतलब है ना, उनको क्या मतलब कि कौन सी आपकी साइट है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं आप, है ना। तो उस संदर्भ से आप इसको लेके चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो आपका यहाँ पर जो सारा प्रशासन वगैरह और यहाँ का प्रबंधन देखने के लिए जो आपका व्यवस्था की थी, उसके अंतर्गत क्या किया था कि भैया जो यहाँ का सीनियर प्रीस्ट होगा उसको अपॉइंटमेंट हम देंगे, उसको अपॉइंट हम करेंगे, ठीक है ना। ठीक, और फिर उनको जो है वहां पर देखने के लिए बोलेंगे कि आप सबसे मेन पुजारी हो गए, बाकी सब चीजों को देखो। फिर उसके बाद 3 साल बाद उन्होंने ये जो पावर्स थी मैनेजमेंट की, वो वहां पर किसको दे दी, जो किंग ऑफ खोरदा थे आपके, ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ जो है कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर कंटिन्यू बनाए रखती है, नॉर्मल सी चीज है। और जो राजा की डेथ हो जाती तो फिर उनकी रानी के पास, फिर उनके बाद ग्रैंडसन के पास जो है उनको सौंप दिया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहानी हमारे लिए। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद 1952 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जो आपका क्या है, जगन्नाथ टेंपल एक्ट है, जो इफेक्ट में आ गया 1954 में। इसके अंतर्गत क्या क्या अधिकार, आप सारे राइट्स, आप लैंड राइट्स हो गया, है ना, ड्यूटीज हो गई, ऑफ द सेवायत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करें तो जो भी आपका यहां पर प्रावधान था वो एक्ट के थ्रू अब किसको दे दिया गया, किसको दे दिया गया बताइए। यहां पर जो सारे जितने भी यहां पर वहां प्रशासन से, प्रबंधन से रिलेटेड जो रूल्स थे, जो चीजें थी यहां पर, वो कहां हो गया, वो अब यहां सरकार उसको गवर्न करेगी। उसमें अधिकार, विशेषाधिकार, प्रशासन, प्रबंधन, सारी चीजों के बारे में वहां पर जानकारी थी। ये रटना नहीं है, सिर्फ जानकारी। अब रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ मैंने पहले ही बता दिया, डिसेंट्रलाइज किया गया है पावर को, सेटल डाउन करने के लिए जो लैंड से रिलेटेड इश्यूज हैं टेंपल के, ठीक है ना, कैबिनेट ने डेलीगेट किया है पावर, ताकि सेल, लीज, किसी भी तरीके का कोई मुद्दा हो लैंड का, तो अब जो है वो डायरेक्टली जो है टेंपल कर सकता है ना। टेंपल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए अब जो है स्टेट गवर्नमेंट से उसको प्रायर कोई भी अनुमति नहीं लेनी है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि इस तरीके के काम करके वो एडिशनल कॉर्पस फंड भी इकट्ठा कर पाएंगे मंदिर के लिए, ठीक। अब यहां पर सेक्शन 16 सब क्लॉज 2 बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब रटना नहीं है हमको। यहां पर बताया जा रहा है कि अब जो अचल संपत्ति है उसके संदर्भ में डिसीजन ले पाएगी टेंपल कमेटी, बस उसमें जो है उसको लीज आउट कर पाएगी, मॉर्गेज कर पाएगी, सोल्ड कर पाएगी, है ना। बस वहां पर एक्सेप्शन ये दिया गया है कि प्रीवियस कोई सैंक्शन ना हो स्टेट गवर्नमेंट का। नॉर्मल सी चीजें मत याद करिएगा ये सब चीजें। और यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर अब नो प्रायर सैंक्शन, मतलब किसी भी प्रायर सैंक्शन की जरूरत नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है ना। वही चीजें हैं यहां पर। अब ये जो आपका डिसीजन लिया जाएगा तो टेंपल की जो मैनेजिंग कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, कलेक्टर्स हैं और आपके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। तो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के जो आपके क्या है, कोई भी वहां पे मान लीजिए कि कोई मंदिर के स्वामित्व वाली जमीन है किसी सिटी में, या वहीं पर बात कर रहे हैं हम,
तो वहां पर कोई कलेक्टर होंगे तो उनको भी वहां पर सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि वो क्या है, आपके जिला प्रशासन के सबसे मुख्य व्यक्ति हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो है आगे की ओर देखेंगे, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो डेडिकेटेड है, हिंदू टेंपल है आपका, वैष्णव परंपरा से रिलेटेड है। श्री कृष्ण जी यहाँ उन्हीं के फॉर्म है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी के ही एक रूप को जगन्नाथ बोला जाता है, उन्हीं को समर्पित है आपका उड़ीसा। पूर्वी तट की बात है, यहाँ पर गंजम कोस्ट है, भितरकनिका आप लोगों को पता होगा, है ना। गहिरमाथा बताइए, अरीबाडू किससे रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो ये आप आधुनिक स्वरूप मंदिर का देख रहे हैं, ये 10वीं सेंचुरी मतलब जो 10वीं शताब्दी है उस पर फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया था, और इसको शुरू किया गया था जो पहले आपके क्या है, किंग ईस्टर्न जो आपकी गंग डायनेस्टी है, उनका नाम है अनंत वर्मन चोडगंग देव। ठीक है ना। ये फेमस था आपका एनुअल, फेमस है अभी भी एनुअल रथ यात्रा के लिए। ठीक है। यहां पर जो 3 आपके मेन प्रिंसिपल जो देवता है, उनको जो है रथ यात्रा के दौरान जो है उनको वहां से निकाला जाता, उनकी जो है रथों पर उनको विस्तृत रूप से सजाकर रख कर जो है उनको रथ यात्रा में सम्मिलित किया जाता है। ठीक। अब यहां पर बताया जा रहा है कि मैक्सिमम आप जो हिंदू टेंपल्स देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, स्टोन और मेटल आइकॉन्स जो है पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से जो जगन्नाथ जी की छवि है वो लकड़ी से बना हुआ है, और हर 12 और जो आपका 19 इयर्स का जो टाइम है उसमें फिर एग्जैक्ट रेप्लिका जो है रिप्लेस किया जाता है वहां पर, है ना। ठीक है ना, एक समारोह के दौरान। और इसको जो बोला जाता है कि ये 4 धाम में से एक साइट है, बिल्कुल ठीक है ना। और वैष्णव ट्रेडिशन से रिलेटेड है। यहाँ पर बहुत महान जो वैष्णव संत है वो रिलेटेड रहे हैं यहाँ से, रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, वल्लभाचार्य, रामानंद बताइएगा, शुद्धा द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, है ना। ये सब जो है आपका इनके मतलब प्रतिपादक कौन कौन थे, ये जितने भी हैं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रेगुलर स्टेट पीसीएस से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और ये जो भी हमारा भक्ति आंदोलन का संदर्भ है हमारे मेंस के लिए जो है वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी। अगला जो है आपका प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का फॉर्मलाइजेशन किया गया है। ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं, ठीक है, श्री पशुपति कुमार पारस, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं नेफेड के, उन्होंने लॉन्च किया है 6 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स को। अब ब्रांड के अंतर्गत लाएंगे किसी प्रोडक्ट को, तभी तो उसकी ब्रांडिंग होगी, तभी तो उसका उचित मूल्य मिलेगा, लोगों को उसके बारे में पहचान होगी। ठीक है ना। तो उचित मूल्य किसको मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग किससे रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड है आपका ये, और ये इस स्कीम के अंतर्गत ही है, आपको पता होगा। तो इसको लॉन्च किया गया है पंचशील भवन नई दिल्ली से। अब देखिए यहां पर जो है एक एग्रीमेंट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और किसके बीच, नेफेड के बीच, कि डेवलप करेंगे भैया 10 क्या ब्रांड। ठीक है ना। और एक आपका ये मार्केटिंग कंपोनेंट है किसका, प्रधानमंत्री जो आपका एफएमई है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है आपका, आप लोगों को पता होगा। अब यहां पर जो 6 ब्रांड की बात कर रहे हैं, इसमें अमृत फल है, कोरी गोल्ड है, कश्मीरी मंत्रा है, मधु मंत्रा है, सोमदाना है, और होल व्हीट कुकीज है दिल्ली बेक्स की, है ना, जिनको लॉन्च किया गया है। अब ये हमको अगर हमारे स्टेट से रिलेटेड वैसे ही पता होना चाहिए कहां के क्या प्रोडक्ट लिए गए हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हाईलाइट कर रहा है। अमृत फल जो है आंवला जूस से रिलेटेड है, गुरुग्राम हरियाणा से, इसको ओडीओपी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो है यहां पर डेवलप किया जाएगा। आपको समझ में आ गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर जगह है। ठीक है। तो कोरी गोल्ड जो है आपका वो धनिया पाउडर से रिलेटेड है, कोटा राजस्थान से संदर्भित है। कश्मीरी मंत्रा जो है स्पाइसेस जो आपका कुलगाम का है, जेएनके का, वहां से संदर्भित है। मधु मंत्रा जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ये शहद से रिलेटेड है। ठीक। उसके बाद होल व्हीट जो कुकीज है ये आपका दिल्ली बेक्स का है, और ये आपका सेकंड प्रोडक्ट है वहां का। ठीक। ब्रांड जो आपका सोमदाना है ये आपका मिलेट्स का फॉर्म है, ये आपका थाने से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से। ठीक। ये बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट था हमारा। अब यहां पर होगा क्या, तो ऐसे जो एफर्ट्स किए जाएंगे, इनिशिएटिव लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस सब जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको फॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक। अपग्रेड कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं उनको। ठीक है ना। और फिर वो आपका कहां तक ले जाएगा उस चीज को, पूरी सप्लाई चेन में आपके क्या करेगा, वो इंपैक्ट डालेगा, और आत्मनिर्भर भारत जो हमारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है उसको भी मूर्त रूप देगा। ठीक है। तो ये आपका पहले भी डिस्कस किया हम लोगों ने। प्राइमरी सेक्टर में है, अगर किसी उत्पाद को हम फॉर्मलाइज करेंगे, मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे विद ब्रांडिंग, पूरी सप्लाई चेन में काम करेंगे, तो वो आपका इंपैक्ट डालेगा इनकम में, जो प्राइमरी सेक्टर में आपके इंडल्ज है। फिर यहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत को भी ये बूस्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये इनिशिएटिव जो है आपका इसमें यूज किया गया है, क्या यूज किया जाएगा, मार्केटिंग राइट्स इन ब्रांड्स के, किसके संदर्भ में, नेफेड वहां पर कार्यरत रहेगा। ये अवेलेबल होंगे सारे प्रोडक्ट्स आपके ई प्लेटफॉर्म पे, जैसे ई कॉमर्स, आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, नेफेड का बाजार है, और प्रोमिनेंट जो भी आपके रिटेल क्या है
स्टोर्स, कहां पर, अक्रॉस द इंडिया, ठीक है, वो बात की जा रही है यहां पर। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसके अंतर्गत जो शुरू की गई आपकी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना है, उसी का जो है फॉर्मलाइजेशन यहां पर किया गया है। ये आपका क्या है बताइए, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है ना, ठीक है। उसी के अंतर्गत जो है ये सब आयाम जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इनहेंस करना है प्रतिस्पर्धा को। किसको, प्रतिस्पर्धा को इनहेंस करना है। जो आपका एग्जिस्टिंग जो वैयक्तिक माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, उन जो कहां पर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो भैया उन्हीं को तो फॉर्मल करने की जरूरत है, उन्हीं को तो ब्रांडिंग की आवश्यकता है, क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र में है। किससे संदर्भित है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेगमेंट से। अब ये समझ लीजिए कि आज भी हमारे यहां लगभग 30-40% जो है फूड आइटम्स जो है वो आपका खराब हो जाता है, कोल्ड स्टोरेज की समस्या। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप प्रॉब्लम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये यहां पर जो है सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, तो बार बार नाम सुनते हैं हम लोग एफपीओस का। ये आपका प्राइमरी सेक्टर से बहुत ज्यादा इंडल्ज रहता है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। उसके बाद एसएचजीज वगैरह आएगा, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरत होता है ना, हर जगह। तो ये एंटायर वैल्यू चेन को क्या करेगा, जो भी वहां पर स्टेक होल्डर्स है उनको वो लेके चलेगा साथ में। इसके बाद यहां पर आउटले बता रहे हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था 5 सालों के लिए, है ना, ये 2020-21 से 24-25 के लिए। और इसमें डायरेक्टली जो है असिस्टेंट जो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, सहायता देंगे। किसको देंगे सहायता, तो यहां पर जो आपका सहायता देंगे, किसको देंगे, कि जो भी आपका बिजनेस करना चाह रहे हैं, है ना, उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल, बिजनेस सपोर्ट, अपग्रेडेशन के लिए जो एग्जिस्टिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो 20,000 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, उनको जो है यहां पर फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ आर्टिकल, ये सार जो है आपका, ठीक है ना। तो सार जो आपका किससे रिलेटेड है बताइए, तो देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज तक जो काम हुए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, है ना, तो उसका जो है डेटा बनाना, तो ये कौन कर रहा है, इसके अंतर्गत सार को जो है शुरू किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म ही है स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, है ना। तो ये आपका आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है और देश के जो आपके लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है वो इसमें इंडल्ज है। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि भैया 15 जो प्रीमियर आपके आर्किटेक्चर और प्लानिंग इंस्टीट्यूट है वो इसके अंतर्गत वर्किंग है, और वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो भी लैंडमार्क आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, और उसको शो करेंगे किस तरीके के हमने इनिशिएटिव्स लिए, किस तरीके से जो हमने इस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तो लोग उससे सीखेंगे आने वाले टाइम पे, तो रिपोजिटरी की तरह भी काम करेगा। तो ये ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण से होगा क्या कि आने वाले लोगों को इन पर जो आपकी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनमें उससे सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है यहाँ पर प्रावधान इसके अंतर्गत किया जा रहा है, ये कैप्चर करेगा, है ना, और लर्निंग फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस को वहां पर जो है एम्बेडेड करेगा, लोगों को जो है अवसर देगा कि एंगेजमेंट हो, है ना, किस संदर्भ में, अर्बन डेवलपमेंट में, तो इन सब से वो आगे की ओर आएंगे लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी फ्लो होगी किसके बीच में, जो आपके अर्बन प्रैक्टिशनर्स हैं और एकेडमिया के बीच में, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे हम लोग। और जो स्मार्ट सिटी मिशन अर्बन प्रोजेक्ट है उसके लिए ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। किसके लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जो आपकी एस्पायरिंग सिटी, कि भैया यहां पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आ गया कि एक व्यक्ति जो है, एक शहर जो है या एक साइट में अच्छा काम हो रहा है, तो दूसरे जो लोग हैं वो भी वहां पर क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे, ठीक है ना। ये चीजें यहां पर देखी जाएंगी। इसके बाद आप देखिए कि ये जो मिशन स्टार्ट किया गया था 2015 में 100 स्मार्ट सिटीज के लिए, स्मार्ट सिटी इसलिए बनाई जा रही है कि भैया वो जब स्मार्ट बन जाएगी तो अगल बगल का जो सराउंडिंग एरिया है वो भी उस तरीके का विकास करने के लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से इसको जोड़ के देखिए, यहां पर प्रोजेक्ट की बात करें 5151 है और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 205018 करोड़ की हुई है। ये सब याद नहीं करना हमको। अब ये पहली बार यहां पर जो बोला गया, ये परिकल्पित जो पहली आपकी ये जो क्या करेगी, ये इन्विसेज करेगी किसके अंतर्गत, पहली एक्टिविटी जो सार की वो प्रिपेयर किया जाएगा। उसमें सबसे पहले 75 लैंडमार्क जो है अर्बन प्रोजेक्ट्स को जो इंडिया में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लाए गए हैं। अब इनको जो है वो आपका यहां पर देखेंगे कि इनोवेटिव है ये, ठीक है, तो कैसा इनोवेशन यहां पर किया गया, क्या आइडिया यहां पर लिया गया, तो लोगों को भी वहां पर उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है 75 जो आपकी शहरी परियोजनाएं हैं ये इनोवेटिव भी है, मल्टी सेक्टोरल है, ठीक है ना, और अक्रॉस द ज्योग्राफी मतलब पूरे भारत के अंतर्गत विभिन्न हिस्सों में इनको क्या किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद हम यहां पर देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है आपका, ये आपका 75 जो हमारी एनिवर्सरी है इंडिया की, जो इंडिपेंडेंस के संदर्भ में हम लोग मना रहे हैं, तो उसके अंतर्गत यहां पर
ये जो है वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमने जमीनी स्तर पर काम किया, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया, तो वो सब जो है डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि आने वाली जो हमारी ब्रीड है, जो हमारे आने वाले लोग हैं, वो उससे सीख भी ले सके, ठीक है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये आने वाले लोगों के लिए लर्निंग का भी काम करेगा, एज अ रिपोजिटरी भी काम करेगा, है ना, अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को लोग अपना पाएंगे और पीयर टू पीयर लर्निंग को भी ये आपका बूस्ट करेगा, ठीक। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये आपका फैसिलिटेट करेगा लिंकेज, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है और जो आपका NIUA है, ठीक। ये लिंकेज किसके बीच में जो आपके इंस्टीट्यूशंस है और स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, आपका स्पेसिफिक लैंडमार्क जो आपके प्रोजेक्ट्स है ना, उसको डॉक्यूमेंटेशन उसका करने के लिए, डॉक्यूमेंट के रूप में उसको बनाने के लिए, ठीक। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, इंस्टीट्यूट जो है आपका, उसके अंतर्गत क्या करेगा, ये आपका डॉक्यूमेंट बनाएगा, है ना, कि इनका जो आउटकम आया है तो वो क्या आया है, उसके लिए इनपुट हमने क्या लगाया है और वो किस तरीके से शहरी नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, उन सब अंगों के बारे में, उन सब अवयवों के बारे में वहां पर जानकारी होगी, ठीक है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है ये जो आपकी पूरी टीम है स्टूडेंट्स की, मेंटर्स की, है ना, और जो आपके एकेडमिशियंस है ना, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं, आपके प्रीमियर जो इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, वो विजिट करेंगे जो 47 स्मार्ट सिटीज हैं, समझने के लिए, इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, इसका दस्तावेजीकरण करने के लिए, ठीक है ना, जनवरी फरवरी 2022 में। तो ये सब याद नहीं करना, कहानी है यहां पर था, इसलिए डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। तो ये जो है जो तैयार किया जा रहा है इसके समूह के कार्यों में, जैसे क्या क्या इंक्लूड होगा इनके कार्यों में, तो भैया फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, नेशनल रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपकी मेथोडोलॉजी है ना, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराएंगे, है ना, जो आपके पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स है, पीयर रिव्यू देखेंगे, है ना, फर्स्ट ड्राफ्ट में, फिर फाइनल सबमिशन किया जाएगा, ठीक। नॉर्मल सी चीज है। फिर सबमिशन को जो है वो आपका किसका पार्ट हो जाएगा, NIUA का, ठीक है ना, जो लीड करेगा फिर आपका जो अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं आपके बाय जून 2022, जो आपका हमारा, जब हम इसको क्या करेंगे, 75 जो हमारे साइट्स हमने निकाल रखे हैं, है ना, ताकि उसका शुभारंभ हो सके इसके बाद, है ना, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें, कहानियां हैं ये आपकी यहाँ पर, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि ये सिर्फ आप ना एज अ एग्जाम्पल किसी आंसर में यूज कर सकते हैं, ठीक, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, एज ए एग्जांपल। इसके बाद शेड्यूल्ड बैंक की बात है तो भैया सेकंड अनुसूची में 1934 का जो RBI एक्ट है उसमें एयरटेल बैंक जो है आपका पेमेंट बैंक, उसको शामिल करने का निर्णय लिया है RBI ने। अब यहां पर देखिए एक नई चीज यहां पर बताई जा रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, DSIBs। अब यहां पर टीयर 1 ये पूंजी वो पूंजी, ऐसे याद रखिए कि जो कोई भी देश है उसकी अर्थव्यवस्था में कोई आपके प्रोमिनेंट या प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं बैंक से संदर्भित, जो इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, कि अगर वो फेल्योर हो गया या वहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो हर जो आपकी राज्य है या देश है वो अपने देश में ऐसे बैंकों को आइडेंटिफाई करता है, ठीक, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है। अब यहां पर RBI ने जो है यहां पर कहा है कि SBI, ICICI और HDFC जो बैंक है हमारा, वो DSIBs है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इनको बोला जाता है, ठीक। ये लिस्ट अभी की है, पहले इसमें HDFC नहीं था 2015-16 तक, बाद में इसको जो है इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, 2017 से। तो अब ये 3 है, याद रखना हमको, ये डेटा आपका 31 मार्च तक का है लास्ट ईयर में। अब यहां पर बताया जा रहा है कि एडिशनल कॉमन इक्विटी रखना पड़ता है इनको टीयर 1 की, ये सब नहीं याद करना हमको। DSIBs में ये आपका यहां पर नॉर्म्स बनाया गया था, फेज जो था आपका अप्रैल 1 2016 से, और अब फुल इफेक्टिव हो गया आपका अप्रैल 1 2019 से, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि RBI ने जो इशू किया है फ्रेमवर्क जो डील करता है DSIBs से, वो कब किया था, 22 जुलाई 2014 को, ठीक, उसके लिए रूपरेखा वहां पर जारी किया था, ठीक। अब यहां पर जो है नॉर्मल सी चीजें आप देख जाइएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है शेड्यूल बैंक्स होता क्या है, तो सेकंड शेड्यूल में जो आपका RBI एक्ट है उसमें अगर किसी भी बैंक को वहां पर नामित किया जाता है तो फिर उसको शेड्यूल्ड बैंक बोला जाता है, ठीक, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर जो है इसके लिए पेड अप कैपिटल और रेजर्व फंड की बात किया गया है, तो जो यहां पर बताया जा रहा है तो वो आपका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात की गई है वहां एटलीस्ट 5 लाख है, ठीक है ना, क्वालिफाई करने के लिए अर्हता के संदर्भ में शेड्यूल बैंक्स की। और फिर ये लायबल होते हैं आपके कि कम दर पर ब्याज जो है प्रोवाइड करेंगे, है ना, ठीक है। और ये जो आपका मतलब यहां पर बोला जाता है क्लियरिंग हाउसिंग, जो आपका क्लियरिंग हाउसेस है उसमें भी मेंबरशिप रहती है, तो नॉर्मल सी चीजें ये याद नहीं करना। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जबकि जो यहां पर कुछ
रिक्वायर्ड आपकी शर्तें होती हैं, कुछ रिक्वायर्ड होती हैं शर्तें जो इनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप समझ लीजिए CRR SLR, ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है, मान लीजिए 100 रुपए किसी बैंक के पास है, अब 100 के 100 रुपए अगर वो उधार दे देता है, उसके पास कुछ बैंक नहीं है और एकदम से सब लोग वहां पर अपना पैसा मांगने पहुंच जाए तो फेल्योर हो सकता है, लेमन ब्रदर्स टाइप का। किसी न्यूज में भी ऐसी चीजें हो जाती है। तो फेल्योर को रोकने के लिए, है ना, बोलते हैं ना कि रिस्क को मैनेज करने के लिए एक जो है आपको मिनिमम फंड जो है अपने पास रखना पड़ता है। बेसल नॉर्म्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताइएगा बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 के स्पेसिफिक नॉर्म्स, जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो क्या है और अभी इंडिया में कौन से बेसल नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि भैया आप कुछ पैसा जो है CRR के अंतर्गत रखोगे, जिसको आप कैश रिजर्व रेशियो बोलते हो, है ना। उसके अलावा आप कम इंटरेस्ट में लोगों को लोन प्रोवाइड करोगे, है ना, शेड्यूल बैंक्स को, है ना, कम दर पर ऋण जो है वो आपको देना है, अनुसूचित बैंकों को बोलते हैं वो आपको, ठीक है ना। और इसे ये इंक्लूजन से रिलेटेड है। अब इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इनको कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस भी होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इनको रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी मिलती है, सहायता मिलती है, किसके द्वारा? RBI के द्वारा, ठीक। और ये जो है आपकी एक्सेस कर सकते हैं करेंसी, जो आपका स्टोरेज फैसिलिटी है उसको भी, ठीक। अब यहां पर जो मेंबरशिप है वो क्लियरिंग हाउस की इनको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अब एक्वा मिशन की बात है, जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, तो भैया नोबेल शांति पुरस्कार जो जीता था जिन्होंने, एंग्लिकन आर्की बिशप, जो आपके एंटी अपार्थाइड रंग भेद नीति का इन्होंने विरोध किया और उससे मुक्ति भी दिलाई, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान है। साउथ अफ्रीका के संदर्भ में आप लोग सुनते होंगे, तो डेस्मंड टूटू जी का नाम है। तो इनके संदर्भ में एक्वा मिशन की बात आई है। ट्रेडिशनल जो आपका क्रिमेशन वगैरह के मेथड्स हैं, तो एनवायरमेंट पे वो नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, तो इसमें क्या किया जाता है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एक्वा मतलब जल से संदर्भित है, आप समझ रहे होंगे, है ना। तो एक मिक्सचर बनाया जाता है, फिर उनको एक सर्टेन टेम्परेचर में बॉडी को गर्म किया जाता है, ठीक है। तो जो भी वो उसका जो आपका डीकंपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो रेसिड्यू होता है वो कोई भी जो है उसमें नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाली स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती जो एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट डाले। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली आपका एक तरीका है। देखेंगे हम लोग ये क्या है ना, इसमें क्या यूज किया जाता है, और ये इनकी इच्छा भी थी इसलिए ऐसा किया गया है। न्यूज में था, इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब इसको नोट डाउन करके अपने पास रख सकते हैं। यहां पर एक्वा मिशन जो है वो, या फिर इसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस भी बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत बॉडी को डुबाया जाता है, डिसीज किया जाता है कुछ आवर्स के लिए। वो मिक्सचर होता है उसमें वाटर और स्ट्रॉन्ग एल्कली का, ठीक है ना, और उसको रखा जाता है किसमें, एक प्रेशराइज्ड मेटल सिलेंडर में, फिर उसको हीट किया जाता है अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो बॉडी जो है आपका, वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है, जेंटर वाटर फ्लो, टेम्परेचर और एल्केलिनिटी का, ठीक है ना, जो आपका क्या करता है, इनका संयोजन है। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है हमारी बॉडी का, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो है आपका, ये इसको डिफाइन करता है कौन, एक काना जो है आपका एसोसिएशन है आपका, क्रीमेशन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये एनजीओ है आपका, वो डिफाइन करता है इसको कि फ्लेमलेस क्रीमेशन इसको बोला जाता है। तो इसको कंसीडर किया जाता है कि भैया एनवायरमेंटल के एस्पेक्ट में ये आपका क्या है, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। तो ये कैसी तकनीक हो गई है, पर्यावरणीय मित्रवत व्यवहार करेगी वहां पर डिस्पोज करने के लिए किसको, बॉडी को। ये प्रोसेस बिल्कुल जो है इसको जाना जाता है वाटर क्रीमेशन के रूप में, या ग्रीन क्रीमेशन, या केमिकल आपका क्रीमेशन के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक। अब ये जो प्रोसेस है आपकी, ये इसके बाद रेसिड्यू क्या बनता है, क्या बचता है, तो बोन फ्रेगमेंट्स होते हैं, न्यूट्रल लिक्विड होता है जिसको एफ्लुएंट बोलते हैं, इसको नॉर्मल जो है आपका, अगर वाटर बॉडी में हम छोड़ भी देते हैं, जहां पर और भी आपका जैसे घर से जो वाटर निकलता है आपका, है ना, वेस्ट वाटर, तो उस तरीके से भी अगर ये किसी बॉडी में मिल जाता है तो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। ये जो न्यूट्रल लिक्विड इसीलिए लिखा गया है। अब जो डिकम्पोजिशन है, जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के अंतर्गत जो किया जाता है, बिल्कुल सेम है ब्यूरियल जो आपका क्रीमेशन होता है उसके तरह ही, लेकिन उसमें क्या है आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे, इस पे नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर स्पीड अप हो जाती है प्रोसेस, कैसे, क्योंकि केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत ये जो एफ्लुएंट है ना, जो बात कर रहे हैं हम लोग उसकी, तो ये स्टेराइल होता है, ठीक है ना। उसके ये क्या कंटेन करता है, साल्ट होता है, इसमें शुगर होता है, अमीनो एसिड्स होता है और पेप्टाइड होता है। अमीनो एसिड्स क्या प्रोटीन से संदर्भित है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें कोई टिश्यू नहीं होता, कोई डीएनए नहीं बचता है इस प्रोसेस के कंप्लीट होने पे, ठीक है ना। और ये आपका कहां पर डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो किसी भी अदर वेस्ट वाटर के साथ इसको किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि इसको डेवलप किसने किया था, तो सबसे पहले डेवलप किया गया और पेटेंट करवाया गया 1888 में। एमोस हर्बर्ट हैंसन एक फार्मर थे, तो उन्होंने जो भी आपका एनिमल होते थे, है ना, जानवर, तो
उनके शवों से वो आपको फर्टिलाइजर बनाने के लिए ये सरल तरीका उन्होंने विकसित किया था। उसके बाद पहला कॉमर्शियल अगर सिस्टम देखें इसके एस्पेक्ट में, तो इसको इंस्टॉल किया गया अल्बानी मेडिकल कॉलेज में 1993 में, ठीक है ना, जो आपका अल्बानी मेडिकल कॉलेज, वहां पर इसको स्थापित किया गया था। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना, यहां पर जो है जो भी बॉडी को डोनेट किया जाता था उनके साथ ऐसा किया जाता था। उसके बाद 2011 में इस प्रोसेस को फ्यूनल, जो आपका जिसको हम फ्यूनरल बोलते हैं ना, शव या अंतिम संस्कार है ना, शव का जो अंतिम संस्कार होता है, तो उस तरीके के उद्योग में पहली बार 2011 में स्टार्ट किया गया इसको यूज करना। दो आपके ऐसे जगह थी, ओहियो और फ्लोरिडा में, ठीक। अब यहां पर ऐसी इनकी बॉडी के साथ क्यों किया गया, डेस्मंड टुटू जी के साथ, तो इनका खुद का अपना जो लाइफस्टाइल था बहुत मॉडेस्ट था, और ये प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पैशनेट थे, और इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स भी लिखे, और इनकी अंतिम इच्छा भी थी कि उनका जो अंतिम संस्कार हो वो बहुत ही साधारण तरीके से हो, और एक पर्यावरणीय अनुकूल दाह संस्कार की इच्छा व्यक्त की थी, उसी को मूर्त रूप यहां पर प्रदान किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि एयरपोर्ट जो है ओरिजिनली बिल्ड किया गया था बाय द यूएस एयर फोर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक, कोलैबोरेशन के साथ विद जो आपके राजा थे वीर विक्रम किशोर माणिक्य देववर्मन, उनके सहयोग से, ठीक है ना, उनके साथ मिलके, क्योंकि ये प्रिंसिपली जो आपका प्रिंसली स्टेट था, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि इसे पहले जो है फॉर्मली जाना जाता था अगरतला एयरपोर्ट के नाम से, उसका रीनेम किया गया है 2018 में, ठीक, याद रखिएगा। अब इसका जो इनॉग्रेशन है, इसके जो इनॉग्रेशन किया गया नए टर्मिनल का, है ना, उसको देखा जा रहा है कि ये पहला स्टेप है जो आपको एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाएगा एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक ठीक। और ये आपका स्टेट की प्रॉक्सिमिटी को जो है स्ट्रेच करके ले जाएगा जैसे बांग्लादेश, और एक्सेसिबल बनाएगा साउथ ईस्ट जो आपकी एशियन कंट्रीज है ना, उस पॉइंट के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है आपका, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि जो मल्टी एजेंसी सेंटर मैक है उसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड है अंडर द इंटेलिजेंस ब्यूरो, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है यहां पर स्टेटमेंट कि भैया ये जो मैक है ना, तीसरा जो स्टेटमेंट है यहां पर बताया जा रहा है कि इसको फॉर्म किया गया था दिसंबर 1972 में, यही आपका गलत है तीसरा स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये आपका रॉ सशस्त्र बल और जो आपका राज्य पुलिस है उसके सहित जो आपके 28 ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो वो प्लेटफॉर्म है आपका 28 ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके अंतर्गत ये भी आपका क्या है, उसका हिस्सा है, ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद यहां पर जो तीसरा पूछा जा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि 1972 में जो है इसको फॉर्म किया गया था, तो कारगिल वॉर के बाद इसको जो है बनाया गया है 2001 में, ठीक है ना। खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के लिए अभी स्टेट गवर्नमेंट और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जगह जगह से कि आप स्टेट लेवल पे और जिस लेवल पे आपको लग रहा है, तो वहां पर उन्होंने कुछ जो है जानकारियां मांगी है, इसलिए ये न्यूज में था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसका आंसर आपका ओनली 1 और 2 हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए हम लोगों के साथ इसी तरीके से। यही मोटिवेशन है हमारी पूरी टीम के लिए जो आपके लिए 24/7 लगी रहती है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।